हेलो एवरीवन, बेटा ये रिवीजन की वीडियो है। जहाँ तक अपन तक पढ़े, अपन 320 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन 320 तक जाएंगे। आओ कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडिट रिस्क के अंदर अपन पढ़ेंगे। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क दैट ऑर्डर गिव्स, ऑर्डर क्या देते हैं, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, यानी इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनमोडिफाइड। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि उसको डैमेज, रेपुटेशन डैमेज करता है ये, लीगल एक्शन और रेगुलेटरी एक्शन। रेगुलेटरी एक्शन बाय प्रोफेशनल बॉडी, लीगल एक्शन बाय इंटरनेट यूजर, ये फेस करने पड़ सकते हैं उसको, ऑडिटर को। ठीक है, उसके बाद इसीलिए ऐसे 200 बोलता है कि तुम लोग साई ऑब्टेन करो, इससे ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम होगा। साथ में 300 ही बोलता है कि प्लानिंग करो ऑडिट की, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उससे क्या होगा, ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो कई ऐसे आते हैं जो इसकी बात करते हैं कि रिस्क अपन कैसे कम करें। चलो एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लो कंपनी ने फेक रेवेन्यू दिखाकर आर्टिफिशियली प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा हो, ठीक है, तो वो ऐसा केस है कि जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो वहां पर ऐसी चीजों में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में चांस होता है कि ऑर्डर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड। अब ऑडिट रिस्क क्या है, दो चीज का फंक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ रोम और डीआर। रोम डीआर का फंक्शन है, यानी इन दोनों के हिसाब से फंक्शन करता है ऑडिट रिस्क। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रोम। रोम क्या है बेटा? रोम है कि रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर बिफोर ऑडिट, ये मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है रिपोर्टेड एससीपीडी, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एससीपीडी एंड रिक्वायर्ड एससीपीडी एज पर एएफआरएफ। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड है एज पर एएफआरएफ, ठीक, वो उससे रिपोर्टेड अलग हो जाए, डिफर कर दे, यानी कि दो अमाउंट को माइनस करना होता है, रिपोर्टेड रिक्वायर्ड को माइनस करना होता है, तो उससे मिस स्टेटमेंट आ जाता है। अब ये मिस स्टेटमेंट की बात करता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात नहीं करता, रिक्वायर्ड और रिपोर्टेड वाली। ठीक, अब एससीपीडी के अंदर जो ए होता है वो अमाउंट होता है, अकाउंट नहीं होता। अकाउंट बैलेंस एबीसीडी में आता है, ठीक है, एसीबीडी में नहीं आता। तो ये अमाउंट होता है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपना कुछ एग्जांपल दे रखे कि रेवेन्यू को कैपिटल में चार्ज कर देना, और फेक रेवेन्यू दिखा दे, फेक एक्सपेंस दिखा देना, और ओवर स्टेट अंडर स्टेट कर देना, इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर देना, उसको रिसीवेबल को, ये एग्जांपल दे रखे थे। उसके बाद रोम दो लेवल पे होता है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एक असर्शन लेवल पे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या होता है, रिफर्स टू द रिस्क that there is material misstatement in financial statement that is pervasively related, misstatement का pervasively relate करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शन। ठीक है, तो जो रोम परवेसिवली रिलेट करे, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अपन बोलेंगे रोम जो परवेसिवली रिलेट करे और पोटेंशियली अफेक्ट करे, और असर्शन लेवल पे अपन बोलेंगे कि असर्शन लेवल पे अपन इसको असेस करते हैं क्योंकि वो नेसेसरी होता है टू डिटरमिन एंटी ऑफ फेब। नेसेसरी होता है टू डिटरमिन एंटी ऑफ फेब। ठीक है, या सॉरी अपन असेस करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन, अपन असेस करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन एंटी ऑफ फेब, जो नेसेसरी होता है टू ऑब्टेन साई, जो इनेबल करता है ऑडिटर को टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, जिसमें ऑडिटर सबसे ज्यादा कम हो। ठीक है, कॉम्पोनेंट आते हैं असर्शन लेवल पे। एसर्शन लेवल पे रोम के दो कंपोनेंट है, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क की बात करने से पहले बता दें कि दोनों चीज एनडीटी के, ये दोनों रिस्क एनडीटी के, इसे क्लाइंट इन्फ्लुएंस करता है, ये ऑडिट के नहीं है, इसे ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं करता। इनहेरेंट रिस्क में आता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, या इनहेरेंट रिस्क होता है रिस्क के कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले, रिस्क है कि कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले जो पर्टिकुलर एबीसीडी है, ठीक है, हैव अ चांस ऑफ बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड, हैव अ चांस ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड एंड दैट कुड बी मटेरियल। उनके मिसस्टेट होने के चांस है, और वो भी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट, और एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। ठीक है, दूसरे के साथ एग्रीगेट करे तो मिसस्टेटमेंट होने के चांस है। ठीक है, कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले, इसे बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ससेप्टिबिलिटी वर्ड याद रखना क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब इसके बारे में अपन 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट अपन पढ़े थे कि हायर होता है सम असर्शन के लिए देन अदर। ठीक है,
जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के केस में हायर होता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अंदर अपन ने एग्जाम्पल लिया था बिजनेस परचेज का, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि इनहेरेंट रिस्क जो होता है अपन कंसिडर करते हैं फैब डिजाइन करने के लिए, ठीक। फिर दूसरी बात, ऑर्डर की जो कैटेगरी होती है लोअर और हायर की, तो हर एक कैटेगरी में वाइड रेंज ऑफ इनहेरेंट डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क होता है। ऑर्डर की जो कैटेगरी होती है लोअर हायर की, तो ईच कैटेगरी के अंदर रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क होता है। उसके बाद इसने एग्जांपल दिया, जैसे दो एजर्शन अगर लोअर के अंदर है, ठीक है, तो हो सकता है एक का रिस्क लेस हो दूसरे के रिस्क से, या हाई हो दूसरे के रिस्क से, ठीक है। व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट वन एजर्शन हैज लेस इनहेरेंट रिस्क देन अदर। उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि हमें हर रिस्क को कंसीडर करना चाहिए, भले ही वो लोअर क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जो बिजनेस रिस्क को राइज करेगा वो इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे ही फैक्टर्स इन द एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है वो भी इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसने यहाँ पर अपन को दो एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर, तो वहाँ इनहेरेंट रिस्क है कि सामने वाला समझ ना पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो गाइड कर रहे हैं मगर इशू कॉम्प्लेक्स है। और दूसरे में दिखा कि अगर बिजनेस फेलियर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ रिस्क होता है कि फेलियर से बचने के लिए वो लोग जानबूझ के रेवेन्यू ज़्यादा ना दिखा दे। चलो, इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क की बात करता है। ये सारी चीज़ें ऐसे 200 में लिखी हुई है, 200 में जितने भी तुम चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक कि 315 नहीं आ जाता, ठीक। चलो, अब कंट्रोल रिस्क की बात करता है कि कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी PDC prevented or detected and corrected on timely basis by entities internal control, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, तो कौन सी मिस स्टेटमेंट, वो दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली, ऐसा पूरा बकवास लिख देंगे उसके बाद, ठीक है। चलो, अपन ने पढ़ा कि कंट्रोल और एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल रिस्क और एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। कंट्रोल जितना अच्छा जितना एफिशिएंटली ऑपरेट होगा कंट्रोल रिस्क उतना कम होगा। कंट्रोल जितना एफिशिएंटली ऑपरेट होगा कंट्रोल रिस्क उतना ही कम होगा। चलो, उसके बाद आते हैं अपन, कंपनी ने कंट्रोल लगाया चेकबुक वगैरह के अंदर, एग्जांपल दे रखा था, ठीक है, कि भाई चेकबुक के अंदर कैश और चेकबुक के अंदर क्या होगा, वो उससे लॉक करके रखेंगे, ठीक है, और उसका एक्सेस अपन किसी ऑथोराइज पर्सन को देंगे, तो इसे कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी रिस्क है, तो जब रिस्क को कंट्रोल को कंसिडर करके देखें तो कंट्रोल रिस्क कहलाता है, बस इतना है, ठीक। चलो, अब आता है डिडक्शन रिस्क। डिडक्शन रिस्क होता है कि प्रोसेस परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। कौन सी मिस स्टेटमेंट आगे कहानी लिख देंगे। और प्रोसीजर परफॉर्म कौन सा प्रोसीजर, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल वाला प्रोसीजर, ठीक है, ढंग का प्रोसीजर, ठीक। चलो, अब डिडक्शन इसमें दो चीज आती है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सबसे पहले सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो जिसमें से उसको चूज किया गया है, यानी सैंपल के बेस पे जो कंक्लूजन लिया हो वो डिफर करने के चांस होते हैं अगर पॉपुलेशन को कंसीडर किया होता तो। चलो, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कि ऑर्डर कहां पर आ जाएगा, एरनेस कंक्लूजन पे आ जाएगा, कोई से भी रीजन के लिए की वजह से, नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। कोई भी रीजन से अगर हम ऑडिटर एरनेस कंक्लूजन पे आए, कोई भी रीजन से एरनेस कंक्लूजन पे आए, ठीक है, अदर देन सैम्पलिंग रिस्क, तो वो नॉन सैम्पलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखा है इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना, ठीक है। बस ये आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर का रिस्क है डिडक्शन रिस्क, तो ऑडिटर से इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। इसे कम कैसे कर सकते हैं अपन, तीन चीज से, टेस्टिंग और चेकिंग, चेकिंग और टेस्टिंग। तो इंक्रीज करना एरिया ऑफ चेकिंग और टेस्टिंग, लार्जर सैंपल टेस्ट करना, और इंक्लूड करना कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन को ऑडिट टीम के अंदर, ठीक है। तो चेकिंग और टेस्टिंग के दो पॉइंट होते हैं। उसके बाद ऑडिट रिस्क आता है, क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। ऑडिट रिस्क के अंदर बिजनेस रिस्क इंक्लूड नहीं है, और इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिस्टेड, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क के अंदर दो तीन चीजें आती है, ये तो लिटिगेशन आता है, एडवर्स पब्लिसिटी आती है, ठीक है। लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट अराइजिंग इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट जो होता है, रिस्क का असेसमेंट, वो दो चीज पे डिपेंड होता है।
पहला इंफॉर्मेशन एविडेंस, दूसरा प्रोफेशनल जजमेंट। अब पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो ऑब्टेन किया है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, और एविडेंस दैट ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट। ये दो चीज ये दो चीज से के हिसाब से होता है असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन और एविडेंस। और अब आता है प्रोफेशनल जजमेंट। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क क्या है? मैटर ऑफ इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड असेसमेंट की बात करेगा। ऐसे डू नॉट रिफर, ऐसे डू नॉट ऑर्डिनरी रिफर टू कंबाइंड। हाँ सॉरी एक वर्ड याद आया मेरे को, ऊपर ऑडिट रिस्क के अंदर वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना, ये क्या इंक्लूड नहीं होता। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, क्योंकि ये ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट है। ये लाइन बोलना भूल गए थे, वापस चलो यहाँ आते हैं अभी। अब जो ऐसे होता है, यहाँ ऑर्डिनरी आया ना इसलिए याद आ गया, ऑर्डिनरी रिफर नहीं करता, ठीक है। कौन से रिस्क के बारे में? कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क का, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है। ऐसे ऑर्डिनरी डू नॉट रिफर, डू नॉट ऑर्डिनरी रिफर टू द inherent risk or control risk separately, but rather combined assessment order may make separate assessment, ठीक है, और combined assessment। order कुछ भी कर सकता है, separate भी कर सकता है और combined भी कर सकता है, ठीक है, but rather to a combined assessment of हाँ। तो ऐसे सेपरेट असेसमेंट की नहीं बोलता, बल्कि वो तो कंबाइंड की बोलता है। ऑर्डर चाहे तो सेपरेट कर सकता है या कंबाइंड कर सकता है, ठीक है। अब असेसमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म, यानी कि वो परसेंटेज के टर्म में होता है, और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क असेसमेंट एप्रोप्रिएट हो डिफरेंट अप्रोच के कंपेयर में, ठीक है, रेदर देन डिफरेंट अप्रोच। इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट रिस्क असेसमेंट शुड बी एप्रोप्रिएट रेदर देन डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आया अपन 315 आया। तो 315 के अंदर था अपना आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एट असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, ठीक है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। यह है फ्रॉड, यह है एरर, यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यह है असर्शन लेवल। फ्रॉड, एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ये प्रोवाइड करता है फैप का डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंट फैप का बेस। ये प्रोवाइड करता है बेस फॉर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग फैप। फैप को बोला गया रेस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, और दूसरा ये हेल्प करता है रिस्क को रिड्यूस करने में। चलो फैप और रिस्क की बात करता है, इसके बाद आ जाओ। फिर अब ये बताया आइडेंटिफाई असेस कैसे करते हैं। तो ये बोल रहा है सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है। फिर असेस के अंदर ये बोलता है कि हम असेस करते हैं जो आइडेंटिफाइड रिस्क है वो परमिसिवली रिलेट कर रहा है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और रिलेट करते हैं अपन, देखो बेटा परवेसिवली और पोटेंशियली वही बात आएगा, है ना। चलो फिर अपन रिलेट करेंगे आइडेंटिफाइड रिस्क को। वहाँ ऊपर बोला असेस आइडेंटिफाइड रिस्क, नीचे बोला रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क। तो लाइन बनाने का तरीका पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो नीचे बोलता है आइडेंटिफाइड रिस्क को रिलेट करेंगे टू व्हाट कैन गो रॉन्ग के साथ, ठीक है, एट असर्शन लेवल टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। आफ्टर वर्ड लगाएंगे, इसके बाद आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसीडर करेंगे लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, ठीक। लाइक्लीहुड जब बोलते हैं ना वो, तो एक चीज वो बोलता है इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, ये भी टिक लगा लेना। मल्टीपल मिसस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी भी वो देखेगा, ठीक है, बार बार तो नहीं होगा ये, ठीक है, मिसस्टेटमेंट। अब पहला पॉइंट आइडेंटिफाई का था, बाकी 3 पॉइंट असेसमेंट के थे। एक असेसमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक असेसमेंट असर्शन लेवल से रिलेट करना, और एक था अपना कि असेस करना कितना ज्यादा है कितना कम है, कम ज्यादा किस जगह का है और कितना है। ये 2 चीज होती है असेसमेंट में, किस जगह का कितना, ठीक है। उसके बाद
अपन ने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पढ़ा, इसकी शुरुआत ही ऑडिट प्रोसेस से होती है। ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म टू, अब उल्टा चलेंगे, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, फिर सीधा टू आइडेंटिफाई एसेस, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एसेस रोम वेयर फ्लॉड और एरर एट एसेट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, चल ये बेसिस बनता है आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट का। ये खुद में साई प्रोवाइड नहीं करता जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस होगा। ठीक है, उसके लिए फैब परफॉर्म करना पड़ेगा। अब रैप कैसे करते हैं? इंक्वायरी, ठीक है, 4 चीज से, 7 में से 4 लेंगे। ठीक है, आर और आर नहीं लेंगे, और वो नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, बाकी ए, ई, आई और आर में सब ले लेंगे। तो ई नहीं लेंगे और आर नहीं लेंगे। एनालिटिकल प्रोसेस लेंगे, ए, ई, आई, इंस्पेक्शन लेंगे, इंक्वायरी लेंगे, ओ, ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बोलता है इंक्वायरी। इंक्वायरी करना है मैनेजमेंट से करना है, अदर से करना है। कौन अदर? विद इन द एंटिटी। कितने लोग? जो ऑर्डर को लगता है, हु इन द ऑर्डर के जजमेंट में, जिसके पास ऑर्डर के जजमेंट में जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो असिस्ट करेगी। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करने में, तो रिस्क आइडेंटिफाई करने में असिस्ट करेगी। तो ऑर्डर के जजमेंट में जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो असिस्ट करेगी, जजमेंट में इंफॉर्मेशन है, असिस्ट करेगी। ठीक है, चलो अब किस किस की इंक्वायरी करना है? लायर्स की इंक्वायरी करना है। आ जाओ सीधे लायर्स पे। लायर्स के अंदर एयर आता है हमारा लीगल इन हाउस लीगल काउंसिल। इनकी इंक्वायरी करेंगे लिटिगेशन की। ठीक है, कोई लिटिगेशन है, कंप्लायंस विद लॉ और फ्रॉड के नॉलेज की, नॉलेज ऑफ फ्रॉड, क्योंकि तुम्हें कोई फ्रॉड का नॉलेज है क्या, इसकी इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद एल के बाद लायर्स के अंदर आई। आई का मतलब इंटरनल ऑडिट पर्सनल और इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंटरनल ऑडिट पर्सनल से अपन ये पूछेंगे, हम लोग इंक्वायरी करेंगे इससे रिलेटेड टू, पहले हमेशा याद रखना इंक्वायरी जब भी वर्ड आएगा तो इंक्वायरी डायरेक्ट टूवर्ड्स लिख देंगे अपन। ठीक है, ठीक, या इंक्वायरी ऑफ लिख देंगे, जैसे इसने लिखा है इंक्वायरीज ऑफ। इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिट पर्सनल रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग करेंगे? इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल को उन्होंने क्या किया है, इंटरनल कंट्रोल को चेक किया है, टेस्ट किया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग करेंगे। ये रहा डिजाइन और इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, और मैनेजमेंट ने क्या सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्ड किया फाइंडिंग का, ये बारे में पूछेंगे। 2 चीज के बारे में पूछेंगे, पहला इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन और इफेक्टिवनेस के बारे में, और दूसरा क्या उन्होंने सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्ड किया गया फाइंडिंग का। अब आई इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल से पूछेंगे क्या चेंज हुआ क्या, सिस्टम चेंज के बारे में। ठीक है, सिस्टम और कंट्रोल फेलियर के बारे में, बस काफी है। उसके बाद अपन पूछेंगे ई मतलब एम्प्लॉय जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में इनसे अपन पूछेंगे कि भाई वो पॉलिसी का सिलेक्शन वगैरह जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस के बारे में। अब आता है लायर्स के अंदर आर का है अपना रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। इन लोगों से अपन पूछेंगे 2 रिस्क के बारे में, ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क के बारे में। चलो आर के बाद आता है एस, लायर्स, सेल मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल। ये रहा मार्केटिंग सेल्स पर्सनल, इनसे सेल्स स्ट्रेटजी में कोई चेंज आया क्या। ठीक है, और सेल ट्रेंड पूछेंगे, सेल स्ट्रेटजी में कोई चेंज आया क्या, सेल ट्रेंड के बारे में पूछेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के बारे में पूछेंगे। चलो अब करेंगे एपी एनालिटिकल प्रोसेसर। एनालिटिकल प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है किसके अंदर, सबसे पहला अनअवेयर, हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस से हम अनअवेयर है। ठीक है, ऐसे इवेंट या एस्पेक्ट्स जिससे हम अनअवेयर है, पहला उसमें हेल्प करता है। दूसरा ये हमें हेल्प करता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई के अंदर। ठीक है, मतलब ये हेल्प करेगा ऑडिटर को आइडेंटिफाई कर पाएगा, आइडेंटिफाई और एग्जिस्टेंस चेक कर पाएगा। ठीक है, तो ऑडिटर को हेल्प करता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में, साथ में अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को। ठीक है, और ये हेल्प करता है फिर ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने में रोम, और वो भी स्पेशली रिलेटेड टू फ्रॉड। 3 चीज में अपन को हेल्प करता है। ऑर्डर जो वो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, इससे ऑर्डर अनअवेयर है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और आइडेंटिफाई करने में अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। ठीक है, एस्पेक्ट्स फ्रॉम विच ऑर्डर्स आर अनअवेयर, ऑर्डर्स आर अनअवेयर। ठीक है,
अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन इवेंट और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, जो ऑडिटर को हेल्प करता है रिस्क आइडेंटिफाई करने में, रोम आइडेंटिफाई करने में, और भी स्पेशली रिस्क ड्यू टू फ्रॉड वाला। ये इंक्लूड करता है दोनों डेटा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। जैसे ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, बताता है सेल में क्या है और वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करें जिसमें हम डेटा यूज कर रहे हैं जो एग्रीगेट डेटा हाई लेवल हो, अगर एनालिटिकल प्रोसेस में हम डेटा यूज करें जो एग्रीगेट डेटा हाई लेवल हो, तो हमें मिलेगा ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन, ठीक है, वेदर मिसस्टेटमेंट आर एग्जिस्ट, क्या मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन मिलेगा। चलो उसके बाद ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन में पढ़े कि ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन सपोर्ट करता है इंक्वायरी को, ठीक है। अब यहाँ पर 4 चीज़ें अपन पढ़े। सबसे पहले अपन जगह खरीदेंगे, प्रेमाइसिस, एंटिटी का प्रेमाइसिस और प्लांट फैसिलिटी। फिर अपन डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट के अंदर अपन रिकॉर्ड करेंगे और इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, ठीक है। उसके बाद काम करेंगे बिजनेस ऑपरेशन, एंटिटीज ऑपरेशन, और एंटिटी का ऑपरेशन के बाद आता है अपना रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की बोर्ड रिपोर्ट आएगी और मैनेजमेंट का वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। बैटरी लो है, ठीक, हाँ 15 है, ठीक है। अभी ये हो गया इतना इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन के अंदर। उसके बाद आता है अपन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रैप। अब इसके अंदर अपन पढ़े थे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे रैप परफॉर्म करके, उससे हम यूज कर सकते हैं एविडेंस के लिए जो सपोर्ट करेगा रिस्क असेसमेंट को। इन एडिशन तुम लोग एविडेंस ऑब्टेन भी कर सकते हो। वापस बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो तुमने ऑब्टेन करी रैप परफॉर्म करके, उसे तुम यूज कर सकते हो एज अ एविडेंस जो सपोर्ट करेगा रिस्क असेसमेंट को, ठीक है। और इसके साथ तुम एविडेंस भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, एबीसीडी के, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशन के एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। इवन दो तुमने वो स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया है एसपी और टीओसी, ठीक है, सब्सटेंसिव प्रोसेस तुमने स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया है तो भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, एसपी और टीओसी प्लान करने से पहले, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑडिटर अगर चाहे तो कॉन्करेंटली दोनों को परफॉर्म कर सकता है साथ में, रैप और फैप, ये कॉन्करेंटली परफॉर्म कर सकता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो, ये करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद मॉडलिटी हमने पढ़ा। मॉडलिटी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा दो ऐसे उसकी बात करते हैं। पहले नाम क्या है उसका, मॉडलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, ये नाम है उसका 320 का। अब 320 के अंदर हमने पढ़ा, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ऐसे जो नाम जो था वो ऐसे स्टेट करता है कि मिसस्टेटमेंट किसे बोलते हैं, मिसस्टेटमेंट। और जब ये मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज करेगा बोलेगा इंक्लूडिंग ओमिशन, ओमिशन को मिलाकर मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो हम मिसस्टेटमेंट किसको कंसीडर करते हैं, हम उससे कंसीडर करते हैं जो जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, दैट कुड बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, दैट कुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, या टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट कुड बी मेड नहीं, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिस मिस स्टेटमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करें कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमिक डिसीजन टेकन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये मिस स्टेटमेंट की बात हो गई। मटेरियल की बात हो गई। अब मटेरियल की ही बात दूसरा ऐसे करेगा 200, तो दो बात तो ऐसे की आ जाती है हमारी, दूसरी बात भी ऐसे की है। 200 बोलता है वही पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टू ऑब्टेन रीजनेबल वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, पूरा उसका ऑब्जेक्टिव वही है। इससे हमें मटेरियलिटी का सिग्निफिकेंस पता पड़ता है कि मटेरियलिटी कितना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब मटेरियलिटी का सिग्निफिकेंस के बाद भाड़ में जानो इसको, मटेरियल के सिग्निफिकेंस के बाद मटेरियल का यूज आता है कि कहाँ उसका यूज करता है ऑडिटर। ऑडिटर यूज करता है बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है। एंड साथ में दो मिस स्टेटमेंट की बात करेगा, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑन ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इनफॉर्मिंग ओपिनियन, ठीक है, इन ऑडिटर्स रिपोर्ट।
ओपिनियन फॉर्म करने के टाइम। तो ये 5 चीज़ आई, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इन दोनों के इफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, एक का ऑडिट पे, एक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और लास्ट इनफॉर्मिंग ओपिनियन। ठीक, चलो इसके बाद अपन लोग पढ़े कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब मानना है, तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है मिसस्टेटमेंट मानने के टाइम में। पहला, ऊपर जो लाइन बनने पड़ी वही वाला ही है, ठीक है। उसके बाद मटेरियलिटी का जो जजमेंट होता है, ठीक है, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, वो किस पे डिपेंड करता है। पहला सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, दूसरा साइज, नेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कॉमन नीड ऑफ यूजर को कंसीडर करना, कंसीडरिंग कॉमन नीड ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, और स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर को कंसीडर नहीं करते उसकी नीड को, ठीक है, क्योंकि उसकी नीड वेरी करती है वाइडली, उसे कंसीडर नहीं करते। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर जो होता है उसकी नीड वेरी करती है वाइडली, इसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर ये डिस्कशन जनरली इंक्लूड होता है, अगर एफआरएफ इसकी बात ना करे तो हम रेफरेंस के लिए, एफआरएफ अगर मटेरियलिटी की बात ना करे तो हम लोग इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ऑर्डर कैन यूज द फॉलोइंग फॉर रेफरेंस, ठीक है। अब ये जजमेंट किसका बेस बनता है, एनडी ऑफ रैप, आइडेंटिफाई असेसिंग एनडी परफॉर्म, रैप परफॉर्म, और एनडी ऑफ फैप, ठीक है। तो रैप की प्लानिंग, रैप का परफॉर्म और फैप की प्लानिंग, ठीक है। अब मॉडलिटी अगर तुमने सेट कर ली तो इससे कोई रूल नहीं बन गया कि उससे कम वाला मिसस्टेटमेंट इमटेरियली होगा हमेशा, वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे कोई ऐसा रूल नहीं बन जाता। यानी तुमने अगर मटेरियलिटी एक बार सेट कर दिया प्लानिंग के टाइम पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमाउंट उससे कम निकले अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के, वो हमेशा ही क्या है, विल ऑलवेज बी इमटेरियल, ऐसा नहीं होता, ठीक। उसके बाद ये बोलता है पीजे, अब 5 पॉइंट ऊपर बढ़े, 3 और बचे, जिसमें से एक है पीजे अप्लाई करना पड़ता है। अब पीजे तो सब जगह अप्लाई करेंगे, मटेरियलिटी डिटरमिन करने में भी, बेंचमार्क एप्रोप्रिएट चूज करने में भी, और लेवल ऑफ बेंचमार्क को डिटरमिन करने में भी, सब जगह पीजे यूज करेंगे, ठीक। पहला हो गया पीजे का। दूसरा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपन आइटम को देखेंगे, आइटम की सिग्निफिकेंस को चेक करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मतलब उसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट है, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट है, और साथ में नहीं कंपेयर करके देखेंगे एडजस्टिंग फिगर से, और साथ में वो टोटल एक्सपेंडिचर में, हाँ एक्सपेंडिचर में के टोटल में उसका क्या इंपैक्ट है, इंपैक्ट इन द टोटल ऑफ द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। यानी हमने जो पढ़ा, एक पढ़ा पीएनएल, एक पढ़ा बैलेंस शीट, एक पढ़ा रेवेन्यू, एक पढ़ा एक्सपेंस, पीएनएल बैलेंस शीट रेवेन्यू एक्सपेंस, इन पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर अपन ने पढ़ा इन द टोटल ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, टोटल पे कैटेगरी के, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक। और लास्ट अपन ने पढ़ा प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग फिगर से, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड की कहानी आगे चलेगी बाद में। चलो, अब पीजे हो गया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया 2, और तीसरा हमारा आता है अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताता है किसी की, ठीक है, तो फिर वो मटेरियल है इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट से मतलब नहीं है। फिर यहां 2 एग्जांपल है कि कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 हमें बोलता है 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच इज हायर, ठीक है। अगर अमाउंट इसको एक्सीड, कोई सा भी रेवेन्यू और एक्सपेंस का अमाउंट इसको एक्सीड कर जाए तो उसको डिस्क्लोज करना होता है सेपरेटली, ठीक है। और 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। नाम डिस्क्लोज करेंगे जिसके पास 5% से ज्यादा है और कितने शेयर है वो बताएंगे, ठीक है। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। बेटा जब हम लोग मटेरियलिटी लेवल को डिटर्मिन करेंगे तो हम यूजर के लिए क्या मानेंगे, यूजर क्या है। पहला, यूजर है समझदार और वो पढ़ेगा और डिसीजन लेगा। समझदार कैसा है, नॉलेज कैसे है उसके पास,
रीजनेबल नॉलेज है उसके पास, ठीक है, और स्टडी करेगा, विलिंग है, वो रेडी है स्टडी करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी कैसे, विद रीजनेबल डिलीजेंस के साथ, और उसके पास रीजनेबल नॉलेज है, स्टडी रीजनेबल डिलीजेंस के साथ करेगा, और डिसीजन लेगा रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा, ठीक है, और वो अंडरस्टैंड करता है कि जो प्रिपेयर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रिपेयर, प्रेजेंट और ऑडिटेड टू अ लेवल ऑफ मटेरियलिटी के लेवल पे हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, और वो समझता है कि अनसर्टेनिटी इनहेरेंट है किसके अंदर, अमाउंट के एस्टिमेशन के अंदर, जजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के, और कंसिडर करने में फ्यूचर इवेंट को, इन सब के अंदर अनसर्टेनिटी इनहेरेंट है, ठीक है, ये समझता है यूजर, हमारा रिकॉग्नाइज करता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब होता है, पहली बात तो ये कहाँ से आता है, इसका जन्म कहाँ से होता है कि वो जो एग्रीगेट को अपन मिसस्टेटमेंट ना मटेरियल ना कंसिडर करे, ये रिस्क हो कि भाई एग्रीगेट को छोड़ दे अपन, तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट अराइज होता है। तो इट इज लाइक दैट मिसस्टेटमेंट मटेरियल इन एग्रीगेट, हो सकता है मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो एग्रीगेट में, ठीक है। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या बोलता है, मेन बात वो है कि अमाउंट सेट करना अमाउंट सेट करना सेट बाय द ऑडिटर लेस देन मटेरियलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद तो वो कहानी आ जाएगी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्यों सेट करना लेस देन मटेरियलिटी, टू रिड्यूस द रिस्क दैट द एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी, इस रिस्क को कम करने के लिए लोअर अमाउंट सेट करना, ठीक है, देन मटेरियलिटी, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क दैट टू रिड्यूस द रिस्क दैट द रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, कौन सा मिस स्टेटमेंट, एग्रीगेट ऑफ वो अनकरेक्टेड एंड डिडक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी, ये रिस्क को कम करने के, ठीक। फिर ये एसेंशियल वाली बात आ गई। उसके बाद ये मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कब करते हैं, ये प्लानिंग के टाइम में करते हैं, और स्पेशली वो भी कब, स्ट्रेटजी के टाइम पे, स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करने के टाइम पे बेंचमार्क का यूज करना है। बेंचमार्क के यूज करने में ये बोलता है कि बेंचमार्क के अंदर, बेंचमार्क का अपन यूज करते हैं तो उस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं चूजन बेंचमार्क पे, ठीक है। अब बेंचमार्क के लिए ये फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं कि भाई कहाँ से लाए बेंचमार्क, मतलब क्या क्या फैक्टर है बेंचमार्क। सबसे पहला एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, लेके एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ये सारे आइटम के नाम लिख देंगे भाई। पीएनएल में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी आता है, ठीक है। उसके बाद ये एलिमेंट है और किस पे ज्यादा अटेंशन फोकस करता है यूजर का, ठीक है, आइटम ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर टेंड्स टू बी फोकस, किस पे ज्यादा अटेंशन उसका है, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख रखा है रेवेन्यू वगैरह बाहर में जाए। अब वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, वॉलेटाइल को सुइटेबल नहीं होता, ज्यादा वॉलेटाइल बेंचमार्क, ज्यादा फ्लक्चुएशन बेंचमार्क सुइटेबल। उसके बाद अपन पढ़े थे और कौन कौन सी चीजें, नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है, एंटिटी का नेचर कैसा है, और साथ में किससे फाइनेंस हुआ है, रुपया लगाया, ठीक है। तो एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर इन द वेट्स फाइनेंस, ओनरशिप स्ट्रक्चर किससे फाइनेंस हुआ है, उसका नेचर क्या है, क्या काम वो कर रहा है, ठीक है। साथ में कौन सी लाइफ साइकिल पे वो, ठीक है, एंड ने रुपया लिया और अभी काम स्टार्ट किया, ठीक है, और कौन सा किया, किस नेचर का किया, एंड ने रुपया लिया, अभी काम स्टार्ट किया, लाइफ साइकिल, और कौन सा किया, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द एंटिटी। और अब वो जो काम कर रहा है किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट, किस में वो ऑपरेट हो रहा है। तो एंटिटी ने रुपया लिया, ठीक है, रुपया लेके नया बिजनेस यानी लाइफ साइकिल है स्टार्टअप, काम स्टार्ट किया, कौन सा किया, नेचर ऑफ द एंटिटी, और किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कौन सा काम और किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एंड ने रुपया लेके स्टार्टअप किया, स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है। चलो ये बोलता है अगर मान लो कोई बेंचमार्क ज्यादा वॉलेटाइल हो तो उसका यूज करना सुटेबल नहीं है। तो ये एग्जांपल में देता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर ज्यादा वॉलेटाइल हो तो उससे बढ़िया है ग्रॉस प्रॉफिट का यूज कर लो, ठीक। अब चूजन बेंचमार्क कहाँ से लेंगे, पिछला साल ले लो, प्रायर पीरियड, इस साल के 2 टुकड़े कर दो, पीरियड अप टू डेट, और साथ में बजट वगैरह एस्टिमेट, ठीक है, बजट एंड फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड। और उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो उसके अंदर, एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब एडजस्टेड भी क्या करो, एक सिग्निफिकेंट चेंज और एक कौन सा चेंज, रेलेवेंट चेंज, एक सिग्निफिकेंट चेंज एक रेलेवेंट चेंज। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज करो
एडजस्ट, ठीक है, और इन द सर्कमस्टांसेस वगैरह लिखता है वो, बिजनेस एक्विजिशन एग्जाम्पल है, और एक रेलेवेंट चेंजेस। अब रेलेवेंट चेंजेस है ऑफ द कंडीशन इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कंडीशन में जो रेलेवेंट चेंज है, ठीक है। तो दो चेंज का एडजस्टमेंट करो, एक सिग्निफिकेंट चेंज, एक रेलेवेंट चेंज। रेलेवेंट चेंज के फिर दो पॉइंट आ गए, एक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। परसेंटेज का जो रिलेशन होता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज और चूजन में रिलेशन होता है। कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि परसेंटेज अप्लाई करते हैं प्रॉफिट पे, वो नॉर्मली हायर होती है जो सेल पे अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। लिखते हैं ऐसे अपन कि दोनों के अंदर परसेंटेज जो अप्लाई कर रहे हैं अपन बेंचमार्क, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज और चूजन बेंचमार्क में रिलेशनशिप होता है सच डेट, ऐसा रिलेशनशिप कि जो परसेंटेज अपन प्रॉफिट पे अप्लाई करेंगे वो हायर होगी देन अप्लाई टू सेल। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर है जहां पर अमाउंट मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल से कम है तब भी उसे हम क्या मान सकते हैं? मटेरियल माने गया, कम होने भी मटेरियल माने गया। तो फिर ये फैक्टर देखो, क्या अमाउंट मटेरियल से कम है तो भी उसे मटेरियल माने गया, उसके लिए ये फैक्टर देखो। क्या लॉ, रेगुलेशन और AFRF जो होता है, ये तीन चीज हमें मेजरमेंट और डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है क्या? ठीक है, अगर लॉ, रेगुलेशन, AFRF क्या हमें रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम के मेजरमेंट डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है कि जैसे रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है, रेम्युनरेशन के मेजरमेंट के बारे में बोलता है। तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर और रेम्युनरेशन का मेजरमेंट, मैनेजर रेम्युनरेशन का मेजरमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद की डिस्क्लोजर इंडस्ट्री से रिलेटेड इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड की डिस्क्लोजर, जैसे फार्मास्यूटिकल के केस में R&D और बैंक के केस में NTA। चलो, क्या अटेंशन फोकस हो रहा है कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे एंटिटी के, तो वो देखो, ठीक है। जैसे सेपरेटली डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लाइक इन केस ऑफ एक्वायर्ड बिजनेस, ठीक। तो ये देखो कि अटेंशन फोकस हो रहा है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जिसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। क्या रिवाइज करते हैं क्या मटेरियल? हाँ करते हैं। कब करते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। डेट अगर ड्यूरिंग द ऑडिट, जो ऑडिट के टाइम पे होगा, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया, तो ये कह रहा है कुछ चेंजेस हो सर्कमस्टांसेस में। पहला चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, फर्स्ट। दूसरा कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। तीसरा चेंज हो ऑर्डर के अंडरस्टैंडिंग, सर्कमस्टांसेस में चेंज हो, अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो और नई इन्फॉर्मेशन मिले। ये तीन केस में अपन को रिवाइज करना है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस, अंडरस्टैंडिंग और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपन को मिले। चलो उसके बाद यहाँ बोलता है कि हो सकता है एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर जाए किसको? एंटिसिपेटेड पीरियड के रिजल्ट को, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड रिजल्ट को बहुत ज़्यादा वो कर जाए, तो ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये बोलता है ऑर्डर कंक्लूड करेगा, अगर ऑर्डर कंक्लूड करे कि लोअर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इनिशियली डिटरमिन, जो पहले उसने डिटरमिन की थी उससे लोअर वाली जो मटेरियलिटी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी चेंज करने का सोचते, सिंपल सी भाषा में। अगर ऑर्डर डिटरमिन करे कि चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है, यानी लोअर रखना मटेरियलिटी को, जो पहले डिटरमिन की थी उससे ज़्यादा, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो उस केस में ऑर्डर को फिर यही डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या मुझे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चेंज करना है क्या मुझे एनडीडी ऑफ फैप में कुछ चेंज करना है क्या, या ये अप्रोप्रिएट है। तो अगर एनडीडी ने डिटरमिन किया कि लोअर मटेरियलिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो पहले सेट करी थी उससे, ठीक है, क्या डिटरमिन किया ऑर्डर ने कि लोअर मटेरियलिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो पहले सेट करी थी, तो फिर ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अप्रोप्रिएट है, क्या एंटी ऑफ फैप अप्रोप्रिएट है, या उसे भी चेंज करना है, तो ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ के बारे में तो ये कहता है तीन कंडीशन में तो अपन रिवाइज करेंगे, तीन कंडीशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफर करे, ठीक है, किससे? एंटिसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट से, ठीक। और अगर वो एक बार कंक्लूड कर दे कि लोअर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये कंक्लूड कर दे, तो उसे डिटरमिन करना पड़ेगा फिर
कि परफॉर्मेंस और एंटी ऑफ फेब ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट करना पड़ता है क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है किसका? मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पहला। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी, ये एसेंशियल लेवल का मटेरियलिटी, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और इनमें आए हुए चेंज, ठीक है, इनमें आए हुए रिवीजन, एनी रिवीजन ऑफ ए टू सी, ठीक। ये 4 चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, 2 मटेरियलिटी, एक परफॉर्मेंस और एक रिवाइज। अब ये है बकवास बातें, और यहाँ पर बोलता है कि कब कंसीडर करना पड़ता है मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क को। अपन ने पढ़े थे ऊपर 5 जगह, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, ये सब पढ़े थे ना अपन। अब ये नया 3 बात करता है, जिसमें से ये वही है परफॉर्मिंग वाली बात, आइडेंटिफाई, असेसिंग रिस्क। हाँ, अरे टिक करने की जरूरत नहीं, इसको टिक मत करना, रहने दो, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऐसे देख लो, मतलब करना हो तो कर लो, क्योंकि है बहुत सिंपल। आइडेंटिफाई असेसिंग के बाद क्या आता है? एंटी ऑफ फेब आता है, ठीक है। और साथ में ये अपन ऊपर पढ़े थे, याद है तुम्हें? इवेल्युएट करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, 2 तरह की, आइडेंटिफाई और अनकरेक्टेड। तो यहाँ पर वो दे रखा है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, आइडेंटिफाई, और देखो लास्ट में क्या दे रखा है? ओपिनियन। तो वही सारे पॉइंट दे रखे ऊपर वाले, थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है बस, ठीक है। अपन प्लानिंग परफॉर्मिंग के नाम से पढ़ते हैं, ये इस वाले नाम से दे रहा है। आई बात समझ? बस उसके बाद तो फिर ये क्वेश्चन है, रिवीजन की वीडियो तो बंद कर दूँ ना। आज के इतना ही, बाबा टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल।